आज मेडल मुझे मिला, गोल्ड मेडल मुझे मिला है। मेरा नाम आंचल त्रिपाठी है। आज मुझे गोल्ड मेडल मिला। मुझे एक बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मुझे एक गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। ये पल हम लोग के लिए अविस्मरणीय रहेगा। बहुत ज़्यादा खुश हुई। मुझे वैसे तो 7 मेडल मिलेंगे, अभी एक बाद में मिलेंगे मेडल, जिसमें मुझे 5 गोल्ड मेडल मिला है और 2 सिल्वर मेडल। अच्छा, आप आगे क्या करना चाहती हैं? आगे मुझे प्रोफेसर बनना है, शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है। आज का दिन एक बहुत ही बड़ा दिन है मेरे जीवन के लिए। मेरा नाम मणि रश्मि है। मैं विज्ञान संकाय में फैकल्टी टॉपर बीएससी के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं सबसे पहले हमारी वाइस चांसलर मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन करवाया दीक्षांत समारोह का, और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। और ये बहुत ही अविस्मरणीय पल है मेरे जीवन का। और आगे क्या करना चाहेंगे? मैं रसायन विज्ञान से एमएससी अभी कर रही हूँ, और मैं आगे यही शिक्षण के क्षेत्र में ही आगे बढ़ूँगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है, और एक लंबे समय तक जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस देश को उच्चतम स्तर से लेकर के जीवन के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिए एक ऊर्जावान पीढ़ी न प्रदान की हो। सार्वजनिक जीवन में सेवा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र रहा हो, उत्कृष्टतम वैज्ञानिक लेने का हो, देश की न्यायिक सेवाओं में उच्चतम न्यायालय से लेकर के जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की एक लंबी श्रृंखला देने का कार्य रहा हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें एक समय, चाहे वह प्रशासन का हो, जिसमें ग्रैंड मजिस्ट्रेट से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक प्रतिनिधित्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन समय की गति होती है, और जैसे कि यहाँ के कुलपति जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया, क्या कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बात का चिंतन किया कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या हम समय के उस प्रभाव के साथी बन पाए? क्योंकि कालचक्र तो किसी का इंतजार नहीं करेगा, उसकी गति तो निरंतर चलती रहेगी, और अगर हम उस गति से 10 कदम आगे बढ़ करके चलते हैं तो समाज, देश और दुनिया हम सब का अनुसरण करती है, तो हमें पिछड़ों होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी गति को समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, और उसको अपना अनुसरण करने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर उसको पिछड़ों बन करके अपने को पिछड़ा घोषित करना है। और कहीं ना कहीं इसी द्वंद्व का शिकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहीं अवश्य बना होगा। लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थितियों और झंझावतों के बीच भी इस विश्वविद्यालय ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आज फिर से उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की
अंतः वेदना को महसूस किया है और फिर से अपने पुरातन गौरव को स्थापित करने की जो तलब है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने पुरातन गौरव को अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं यहां पे कुछ बातें देख रहा था जब यहां पे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति दीक्षांत उपदेश दे रहे थे। मित्रों, जब हम लोग दीक्षांत उपदेश की चर्चा करते हैं तो केवल दीक्षा का अंत नहीं है, एक नूतन शुरुआत होती है। दीक्षारंभ कहीं कहा जाएगा और ये नूतन शुरुआत एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। और ये पहली बार नहीं है। हमारा देश तो भारत है, इसका मतलब ही है ज्ञान में रहने वाला देश। ये प्रयागराज है, दुनिया के सबसे प्राचीन गुरुकुल इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के द्वारा स्थापित की गई। उच्च शिक्षा का केंद्र कैसे होना चाहिए, प्राचीन भारत ने दुनिया को दिखाया था। याद करिए, आज से 3500 वर्ष से पहले और 5000 वर्ष के बीच का कालखंड, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भारत की ऋषि परंपरा ने उपनिषदों की रचना की होती, और उसी उपनिषद की कुछ पंक्तियां हमारे गुरुकुल में दीक्षांत उपदेश के रूप में अंगीकार की गई, जिसे हम तैत्तिरीय उपनिषद के रूप में बोलते हैं। हमने अपना संविधान अंगीकार किया। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 से लेकर के जो संविधान की मूल प्रति है, उसमें कहीं भी पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्य को इस बात को कह रहा हूं, हो सकता है संविधान की मूल प्रति आपके पास होती, कहीं भी ये दो शब्द नहीं है। ये दो शब्द जोड़े गए तब जब इस देश में संसद बनी थी, इस देश में न्यायपालिका के अधिकार बंद कर दिए गए, इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ था, और जिन लोगों ने संविधान का गला घोटने का काम किया था, वे लोग संविधान में बचाने का ठेका देकर के आज ढिंढोरा पीटते जा रहे हैं। ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं, आज कह रहे हैं कि साहब संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। प्रश्न ये उठता है कि यह समाज मूल्यांकन उन लोगों का कब करेगा जो लोग लोकतंत्र के लिए स्वयं खतरा है, जिन लोगों ने संविधान पर अपनी मर्जी से छेड़छाड़ करने का कुछ प्रयास किया ही नहीं, बल्कि करके लोकतंत्र को पूरी तरह पैरालाइज करने का प्रयास किया। और क्या भारतीय मनीषा ने धर्म को केवल उपासना विधि या मत और मजहब का पर्याय बनाया था? पता ही नहीं बनाया।
बनाया था, कभी नहीं बनाया। हमारे यहाँ धर्म की बहुत विराट परिभाषा है, बहुत विराट। अगर आप उसको देखेंगे, भारत के संविधान की भावनाओं के रूप भी अगर आप देखेंगे, तो भारत का संविधान तो कहता है कर्तव्य, सदाचार, और नैतिक मूल्यों का जो प्रवाह है, जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका है, वही धर्म है। भारत बाएं फैला करके खड़ा था कि आओ हमारे यहां शरण लो, हम तुम्हें शरण देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का हित नहीं किया। यह है सनातन धर्म, यह है भारत। और उस भारत में धर्म की व्याख्या कितने समुचित दायरे में कैद करके अपने स्वार्थ के लिए भारत के संविधान की आत्मा पर ही कुठाराघात कर दिया जाता है। ऐसे शब्द घुसेड़ दिए जाते हैं। वो पंथ निरपेक्ष से बढ़ करके वो धर्म निरपेक्ष हो गया। और फिर कहां तक जाएगा? एक पक्ष वह है हमारी युवा पीढ़ी के सामने, और मैं अपने युवाओं के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युवा को हम कल का नहीं, आज का नागरिक मानते हैं, और यही युवा कल का भविष्य भी है। युवा ने जब भी लड़ाई ली है, कुछ नया जरूर हुआ, लक्ष्य तक जरूर पहुंचे। याद करिए, जब भगवान राम ने संकल्प लिया होगा, निस्सरहीन कमरमयी भुज उठाए पृथ्वी, या जब श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचार से तबाह मथुरा को अभय प्रदान करने के लिए, या उस कालखंड में अधर्म को सर्वथा समाप्त करने के लिए संकल्प लिया होगा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, या जब पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले बुद्ध, या आप दीपो भवा के माध्यम से पूरी दुनिया को अंदर अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देने वाले महावीर रहे, या फिर दुनिया के अंदर आप देखें, देश के अंदर जितनी भी बड़ी उस समय के क्रांतिकारी पैदा हुए, कोई उनसे पूछता था क्यों लड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो ये? उनका एक ही संदेश होता था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उनसे पूछा गया कि अंतिम इच्छा, उन्होंने कहा कौन अंतिम इच्छा? उन्होंने एक पंक्ति लिख दी कि हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का, देशोपकार कर्म हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मुक्ति मिले, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई रत्न मिले। एक ही बात थी, मातृभूमि के लिए, गुलामी की बेड़ियों को समाप्त करने के लिए। याद करिए, जब वीर सावरकर को आजन्म कारावास की सजा हुई थी, एक नहीं दो आजन्म कारावास की सजा हुई थी। क्या उम्र थी वीर सावरकर की? 28 वर्ष। महाराणा प्रताप ने जब प्रथम युद्ध लड़ा था अकबर के खिलाफ, मात्र 22,000 की सेना थी महाराणा प्रताप के पास, और अकबर की सेना 1 लाख से अधिक थी। हल्दी घाटी का युद्ध होता है, महाराणा प्रताप की उम्र थी मात्र 27 वर्ष।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी, क्या उम्र थी छत्रपति शिवाजी महाराज? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे भारत के लिए, धर्म के लिए शहीद हुए, क्या उम्र थी उनकी? साहबजादा अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष। क्या देश के लिए बलिदान होने के लिए किसी कोई उम्र मोहताज रखती है क्या? और यही कहने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि मोह से दूर हटकर के कार्य कर सकते। क्या ये लोग रह पा रहे हैं, या एक परिवार का गुलाम बन करके उनकी चाटकारिता कर रहे हैं? क्या यही समाजवादी आंदोलन है? कहां जयप्रकाश का आदर्श चला गया? कहां नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव जी का आदर्श चला गया? कहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आदर्श चला गया? देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। तो मुझे खून को मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह घोष। कौन ऐसा भारतीय होगा जो जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके इसको अंगीकार में किया हो? और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक और हमारा युवा पीढ़ी देश के बारे में क्या सोचता है, आज उसे जब सोचना होगा तो उन्हें महापुरुषों के बारे में एक बार इनके उद्घोष को भी अंगीकार करना होगा। और ये सभी युवा हैं। और दूसरी तरफ हम नए ज्ञान की परंपरा से अपने आप को वंचित नहीं कर सकते, कभी नहीं वंचित कर सकते। हर नया ज्ञान अपने आप में एक विज्ञान होता है, उससे आप अपने आप को दूर नहीं कर सकते। जब भी आप उससे अपने आप को दूर करेंगे तो आपके लिए स्वयं भी आने वाले समय के लिए आप स्वयं के लिए बैरियर खड़ा करते हैं। उस बैरियर से अपने आप को बचाना, हमें समय के प्रवाह के साथ अपने आप को तैयार करना होगा, उसके साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये समय की गति बड़ी निराली है, जो उसके साथ नहीं बढ़ पाता है तो समय उसकी दुर्गति कर देगा। हमें दुर्गति का शिकार नहीं होना है, हमें तो उस प्रवाह के साथ 10 कदम आगे बढ़कर के चलना है। तमाम लोग नई बातों को, नए रिफॉर्म को अंगीकार नहीं कर पाते। कोई चीज नया बनाता है, लोग उसका विरोध करने के लिए झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं। याद रखना, हमें अपने आप को तैयार करना होगा इस कार्य के लिए। और समय गया जब नारे लगते थे कि मेरी मांगी पूरी हो जाए जो मजबूरी हो, और बंद होना चाहिए। देश और समाज का उत्थान इसमें कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। याद रखना, हमारा एक एक क्षण, एक एक पल राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। हमें नए ज्ञान से ओतप्रोत होना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फिर से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं की उत्कृष्ट टीम को नेतृत्व प्रदान करना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं इस बात को भी स्पष्ट उल्लेख करूंगा, हम लोग चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया, बार बार उन्होंने कहा कि राजनीति में अच्छे और पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए और विश्वविद्यालयों को भी तय करना चाहिए कि छात्र संघ की जगह क्या हम विश्वविद्यालयों में युवा संसद का गठन कर सकते हैं। ये युवा संसद जिसमें हर क्लास में तय होना चाहिए कि पहले ही वर्ष में कोई छात्र चुनाव लड़ने के लिए ना लेता, लेकिन हर क्लास में पहले प्रतिनिधि चुने जाएं और फिर उन प्रतिनिधियों में तय किया जाए कि कौन दूसरे तीसरे वर्ष में या फिर पीजी के कौन से छात्र चुनाव के मैदान में अपने आप
जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले वे छात्र जो समाज को दिशा दे सकते हुए लोग हैं। अन्यथा मैं एक बार देख रहा था एक विश्वविद्यालय में छात्र संघ का एक पदाधिकारी मुझे मिला, तो मैंने कहा भैया, मैंने कहा तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा लग रही है। तो तब मुझे किसी ने बताया कि साहब ये इस समय छात्र संघ का उपाध्यक्ष है और इनका पुत्र भी बीए में पढ़ रहा है। मुझे बताओ कि जिसका पुत्र बीए में पढ़ रहा हो उसी विश्वविद्यालय में और छात्र संघ का पदाधिकारी बन रहा है। यानी जैसे कि छात्र संघ का पदाधिकारी बनने के लिए ही वो विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। युवा संसद का गठन होना चाहिए, लेकिन ये सभी एक समय में एक साथ हैं। चुनाव का समय क्या है? आप सत्र नियमित करिए। 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में तय कर लीजिए कि इस दौरान सभी प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करते हुए छात्र संघ का चुनाव करना और इसके बाद विश्वविद्यालय में गठन पार्टी का करें। लेकिन इसके लिए भी छात्रों की गैदरिंग करके वहीं पे डिबेट कराओ, ओपन डिबेट कराओ। याद रखना, ये जाति, मत और मजहब के आधार पर जब भी आप आपस में छात्रों को, युवा शक्ति को बांटोगे, विभाजन न केवल भारत की प्रतिभा का होगा, बल्कि यह विभाजन देश की युवा शक्ति और युवा ऊर्जा को विभाजित करने का उपाय कर ही रहे हैं, उसके विकास की धारा को भी अवरोधित करने का भी कार्य करना है। और हमें कभी भी ऐसे लोगों को जो जाति, मत या मजहब के आधार पर विभाजन की उस खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, कभी नहीं बढ़ने देना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं जब इसके बारे में सोचता हूं, कहां तक हम पहुंच चुके हैं, एक लंबी यात्रा हम लोगों ने तय कर ली। याद करिए 1990 के दशक के प्रारंभ में देश के अंदर एक आंदोलन चला था, सरकारी बैंकों का कंप्यूटरीकरण हो रहा था, लोग आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन इस बात का हो रहा था कि कंप्यूटर लगने से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। याद करिए जो लोग उस समय रहे होंगे, कंप्यूटर लगे, लोगों का जीवन आसान हुआ, एक उपभोक्ता को आसानी से सुविधा मिलनी प्रारंभ हुई। उससे पहले होता क्या था? उससे पहले तो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।